एक्चुअली इंडिया में क्या है ना कि मेंटल हेल्थ के अराउंड स्टिग्मा है। ठीक है, हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से भी बात करने में डरते हैं। तो यो हनी सिंह का डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुआ जिसमें उनकी सिस्टर ये कह रही होती हैं कि वो बहुत महीनों तक खुद ही उससे जूझता रहा अंदर ही अंदर की। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपके पेरेंट्स ने जब आपको पेरेंटिंग कर रहे थे, हो सकता है उनका भी पहला अटेम्प्ट था। दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, राइट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है जिस प्रोग्राम के तहत पेरेंट्स को एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारा जाए कि बच्चे को पेरेंट कैसे करते हैं। उसे रिजॉल्व नहीं करते थे, उसमें शोर मचाते थे। तो अब ये बच्चा जो शेप ले रहा है उसका सबकॉन्शियस, तो बड़ा होकर के हो सकता है ये कम्प्लीटली कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट बन जाए कि ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को कन्फ्रंट ही ना करे, किसी के सामने जाके कन्फ्रंट ही ना करे और हमेशा उसको अवॉइड करने में रहे। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी एंड ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज इसे शूट करने के लिए हम आए हैं अहमदाबाद टू मीट नन अदर देन डॉक्टर YSR यानी कि योगेंद्र सिंह राठौड़। सो वेलकम टू नमा टॉक सर। थैंक यू सो मच। जितना लोग जानते हैं, जितना आपको लोग फॉलो करते हैं, यू आर नोन एज एन NLP मेंटोर, एन ऑथर, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे भी आप काम कर रहे हैं जी। एंड आई रेड अबाउट योर मिशन टू ट्रांसफॉर्म 100 मिलियन लाइव्स जी। तो इतना ग्रैंड मिशन आपका, किस थोड़ा सा आप इस बारे में प्लीज़ बताइए हमारी ऑडियंस को। जी, मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आया था व्हेन आई वाज 19 ईयर ओल्ड। मेरे कॉलेज के साथ साथ ही मैंने ये काम चालू किया। तो इनिशियली मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, फिर धीरे धीरे पिछले 6-7-8 साल हो गए जब मैं मेंटल हेल्थ में आया। तो मैंने ये रियलाइज़ किया दैट मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया था और सोशल एंग्जाइटी भी थी। एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, जिसे लोगों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद नहीं है, और प्लस पब्लिक स्पीकिंग का एक्सट्रीम फोबिया जिसे कहते हैं। तो अगर मुझे स्टेज पे आप भेज दो तो मेरा हार्ट तेज़ी से बीट होता था, गले में सफोकेशन होती थी, स्वेटिंग होती थी एंड ब्लैंक होता था मैं। सो ये दो बहुत बड़े इशू मुझे रहे एंड व्हेन आई ओवरकेम इट आई रियलाइज्ड कि यार हम में कितना पोटेंशियल है कि अगर हम जिन चीज़ों को अपनी लिमिटेशंस मानते हैं, जिन चीज़ों से हम डर रहे होते हैं, जिन्हें हम अपनी कमज़ोरियां मान रहे होते हैं, एक समय पे अगर हम उन्हें ओवरकम कर लें तो हो सकता है कि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो मैंने कभी रियलाइज़ भी उस टाइम पे नहीं किया था कि मैं एक ऐसे करियर में आ जाऊंगा कि जहाँ पे मुझे काम ही हर रोज़ लोगों के बीच रहने का करना है, ऑन कैमरा रहना है, स्टेज पे रहना है। तो आई रियलाइज़ दिस कि यार हम में बहुत पोटेंशियल है। अगर हम जो लिमिटेशंस अपने दिमाग में लगा रहे हैं, इफ़ वी ब्रेक दोज लिमिटेशंस वी कैन अचीव एनीथिंग। सो वो कहते हैं ना कि अगर आप एक कद्दू जो होता है उसका अगर आप बीज लो, उस बीज को एक बड़े खेत में आप बो दोगे तो कद्दू अपनी जो फुल फ्लेज साइज़ है उस साइज़ को लेगा, क्योंकि उसके पास में इनफ स्पेस है ग्रो करने के लिए। लेकिन सेम कद्दू के बीज को आप अपने घर में एक गमले में, एक पॉट में लगा दो तो वो कद्दू जितनी पॉट की स्पेस है उतनी ही साइज़ का कद्दू बनेगा। यानी कि हम जितनी लिमिटेशंस अपने माइंड में लगा रहे हैं उतना ही हम अपने पोटेंशियल को ग्रो कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड दैट व्हाई नॉट टू ब्रेक पीपल लिमिट्स सो दैट दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स एंड जो सही में वो कुछ बनने के लिए बने हैं अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर सकें। बेसिकली हमें अपनी जो बाउंड्रीज है, जो हम खुद को ही रोक रहे हैं जिन बाउंड्रीज से, उन्हें हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। यस। बट आपने ये खुद अपनी लाइफ में किया है इम्प्लीमेंट एंड नाउ यू आर हेल्पिंग पीपल डूइंग इट। तो हाउ डिड यू डू इट जब आपने खुद ये चीज़ सीखी? सो मेरा जो इनिशियल NLP से मुलाकात हुई, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में पहले तो मुझे ये पता लगा कि इसको ब्रेक किया जा सकता है। एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग द टेक्निक्स। उन टेक्निक्स को मैंने यूज़ किया, प्लस मैंने जो जनरल टेक्निक्स हैं जैसे कि अपने आप को थोड़े क्राउड के अंदर एक्सपोज करना और छोटे छोटे क्राउड्स में एक्सपोज करना, अपने फियर्स को फेस करना। व्हाट आई रियलाइज दैट आप किसी भी फोबिया को, स्पेशली अगर मैं फोबिया की बात करूं, तो उसे अगर हम डील करना चाहते हैं तो we have to understand that the antidote of fear is not confidence, the antidote for fear is action.
तो जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, अगर उस सिमिलर सिचुएशन में आप बार बार अपने आप को एक्सपोज करोगे, फेमिलियर करोगे, तो ही आपका डर खत्म होने वाला है। Exactly. बैठ करके मेडिटेशन करने से सपोर्ट मिलता है, बैठ करके टेक्निक लगाने से इट विल सपोर्ट, बट अल्टीमेटली वो जाएगा इस चीज़ से जब आप बार बार अपने आप को एक्सपोज करोगे। सो फियर का एंटीडोट जो है वो एक्शन है, कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग कॉन्फिडेंस का वेट कर रहे हैं, अंदर मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए तो मैं जाऊंगा और फिर एक्शन लूँगा। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उसके ऊपर स्मॉल एक्शंस लेना आप चालू करें अगर, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू ओवरकम इट। लाइक आपकी बात सुन के एज अ साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ, हमारे में ना एक एक्सपोजर थेरेपी कहा जाता है, आपने शायद सुना होगा, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो यूजुअली जिन लोगों को फोबिया होता है जैसे स्पाइडर्स का, पानी का, ऊंचाई का, तो उनको सिस्टमैटिकली ना एक्सपोज किया जाता है उस इवेंट से या उनके फियर से, जिससे उनका डर धीरे धीरे कम होता है। एंड इट इज सिस्टमैटिक द सेम वे जैसे आप समझा रहे हैं, राइट। तो आई फील ऑल द टेक्निक्स दैट यू हैव यूज्ड एंड यू आर हेल्पिंग पीपल यूज, वो सब साइंटिफिक है एंड इट इज बैक्ड बाय साइंस, एंड इट हैज शोन रिजल्ट्स। ट्रू। तो इज इट अ पार्ट ऑफ NLP और इज इट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी ओनली? या NLP साइकोलॉजी एक्चुअली आपस में रिलेटेड से ही हैं, राइट। NLP भी बिलीफ सिस्टम्स पे बात कर रही है, थोड़ा सा अप्रोच साइकोलॉजी थोड़ा और सिस्टमेटिक, ज़्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच है, ज़्यादा साइंटिफिकली टेस्टेड है। बट जो कोर प्रिंसिपल है, मतलब ट्रूथ को आप किसी भी तरीके से जांच लो, ट्रूथ ही रहती है, राइट। तो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के, बट अल्टीमेटली इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू, इट मीन्स इवन आपको पूरी डिटेल स्ट्रेटजी पता भी नहीं है, फिर भी अगर वो आपके लिए वर्क कर रहा है, इट मीन्स यू कैन गेट सोल्यूशन। तो मेरे जब व्हेन आई सी पीपल ट्रस्टिंग, लाइक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से लोगों को डर लगता है, दे थिंक कि हमें पागल समझेंगे, बट एट द सेम टाइम NLP की वजह से जितनी अवेयरनेस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, दैट यू कैन ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, यू कैन ओवरकम योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो वो NLP जो चीज़ अवेयरनेस फैला रहा है वो शायद साइकोलॉजी की कमी रह गई थी, राइट। व्हाई डू यू थिंक पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स NLP देन? एक्चुअली इंडिया में क्या है ना कि मेंटल हेल्थ के अराउंड स्टिग्मा है, ठीक है। हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से भी बात करने में डरते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं माइंड में मेरे क्या चल रहा है ये मैंने लोगों को बताया तो लोग मुझे पागल समझेंगे। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ में हो रहा है। अभी जस्ट यो हनी सिंह का डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुआ, जिसमें उनकी सिस्टर ये कह रही होती हैं कि वो बहुत महीनों तक खुद ही उससे जूझता रहा अंदर ही अंदर कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे को हेलिसिनेशंस आ रहे हैं और ये इश्यूज चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डेथ के थॉट्स आ रहे हैं, पैरानोया हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसको हो रही हैं, मगर वो पहले खुद ही फेस करता रहा और फिर बहुत लंबे समय बाद आके उसने अपनी सिस्टर को बताया कि मेरे साथ में ये हो रहा है, मुझे बचाओ। यस। तो हमारे अंदर क्या स्टिग्मा है कि मैं छुपा के रखूँगा, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो लोग मुझे पागल समझेंगे। तो अब साइकाइट्रिस्ट हो गए या साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो हम साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास में सीधा एज ए नेम कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ या साइकाइट्रिस्ट के पास में जा रहा हूँ, तो लोग घबराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट का मतलब ये है कि ये पागलों को ट्रीट करते हैं। और यस, तो अगर मेरा नाम इनके साथ एसोसिएट हो गया तो वो मुझे पागल समझेंगे। लेकिन कोच को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। कोच को क्या बेनिफिट है कि कोचिंग के अराउंड ये स्टिग्मा नहीं है, ये स्टिग्मा जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए आप देखो कि आज लोग हमें कहीं पे भी मिल जाते हैं, एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी, सेल्फी लेकर के सीधा फ़ोटो डालते हैं, मेट माय कोच, मेट माय मेंटर। लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं देखा किसी ने अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ फ़ोटो लेकर के स्क्रीन पे डाला हो कि मेट माय साइकाइट्रिस्ट। क्यों नहीं डालते वो, जबकि वो उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मगर वो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से नहीं डर रहे, वो सोसाइटी के जजमेंट से डर रहे हैं, दैट सोसाइटी इज़ गोइंग टू जज दैम। वो फियर उनके अंदर है, जिसकी वजह से इवन दे वांट टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल कि आप मेरा नाम कहीं पे मत लेना। जबकि मैंने देखा मेरे प्रोग्राम्स में लोग बहुत इमोशनल रिलीज़ करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कथारसिस भी होता है, एंड स्टिल दे अलाउ कि हाँ सर आप डालो ना, वीडियो में है तो पब्लिकली मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूँ, दे आर अलाउइंग इट, राइट। जबकि किसी थेरेपिस्ट से सेशन लेते हैं लोग तो जनरली उसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि
कोच के साथ, कोच शब्द के साथ वो स्टिग्मा नहीं है कि कोच के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी जुड़ा है, प्रोक्रेस्टिनेशन भी जुड़ा है, हैबिट्स भी है, पर्सनल ग्रोथ भी है। तो लोगों को ये लगता है कि कोच के साथ हूँ तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हूँ। इट इज़ आई थिंक द रीज़न कि कोच को पॉजिटिवली देखा जाता है कि हाँ बंदा अपने पे काम कर रहा है, इसलिए कोच से बात कर रहा है। उसको पागल नहीं समझा जाएगा। अगर वो साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा है तो बंदा पागल है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम, मेंटल इशू आ गया, मेंटल इशू आ गया। कोच में उसको देखा जाता है, ओह वाओ ही इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। तो वो जो ऑडियंस का जजमेंट है, वो जजमेंट अलग होने की वजह से है। बाकी दोनों ही की अप्रोच जो है, अप्रोच में रिजल्ट तो मिलते हैं। अगर राइट अप्रोच से काम किया जाए तो रिजल्ट, हर मोडालिटी रिजल्ट दे सकती है। अच्छा, जैसे कि मैंने जितना एनएलपी के बारे में रिसर्च की थी तो इट कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ माइंड। इट वर्क्स विद माइंड, राइट? तो अगर माइंड को देखा जाए, देयर आर 3 लेवल्स, द कॉन्शियस, द सबकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस। जी। तो जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं, जो हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में आता है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है बट हम अवेयर हो सकते हैं अगर हम ट्राई करें, दैट इज आवर सबकॉन्शियस। जी। तो मैंने जितना भी पढ़ा है उस हिसाब से सबकॉन्शियस ना हमें चीज़ें करने से रोकता है, बट हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ें करने से हमें पुल डाउन कर रहा है, वो हमें नीचे खींच रहा होता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा सबकॉन्शियस ही हमारा वर्स्ट एनिमी बन चुका है? जी, सबकॉन्शियस के दोनों ही पहलू हैं। ये हमें सपोर्ट भी करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमें सपोर्ट भी करता है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, और एट द सेम टाइम ये आपको सबसे बड़ा आपका एनिमी भी बन सकता है, आपको रोक भी सकता है। अच्छा। तो सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ सॉइल, कि एक सॉइल है, राइट? अब सपोज आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, दे आर लाइक अ सीड। तो एक सीड को आप हाथ में तो ग्रो नहीं करते, यानी कॉन्शियस माइंड में तो आप सीड को ग्रो नहीं कर सकेंगे, तो आपको उसे प्लांट करना पड़ेगा एक अच्छी सॉइल में। अब सपोज़ आपकी डिज़ायर है कि मुझे एक बहुत अच्छा ऑथर बनना है, या फिर मुझे एक बहुत अच्छा कोच बनना है, मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, दिस इज़ योर डिज़ायर। बट इस बीज को, अच्छे बीज को आप अगर एक इनफर्टाइल सॉइल में डाल दो जो उपजाऊ नहीं है, व्हाट विल हैपन टू दिस सीड? दिस सीड विल नॉट ग्रो, राइट? अगर इस ज़मीन में बहुत सारा वीड है, बहुत सारा बंजरपन इसके अंदर है, इसके अंदर राइट न्यूट्रिशन नहीं है, तो ये बीज को आप कितना ही पानी दे दो, कितना ही इसकी केयर कर लो, ये कभी ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि सॉइल फर्टाइल है। यही सॉइल को फर्टाइल कर दें, वहाँ पे इनफर्टाइल है, यहाँ पे अगर फर्टाइल कर दें सॉइल को, देन व्हाट विल हैपन? सेम बीज ग्रो करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड एक सॉइल की तरह है। अगर इनफर्टाइल है आपका सबकॉन्शियस, इनफर्टाइल सबकॉन्शियस क्या है? जिसमें नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पड़े हैं, जिसमें टॉक्सिक थॉट्स आपके पैटर्न्स में हो कि बार बार नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, टॉक्सिक थॉट्स आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब टॉक्सिसिटी अंदर चल रही है, रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, रॉन्ग कंडीशनिंग है, गलत बिलीफ सिस्टम पड़े हुए हैं, ये सब अगर पड़ा है तो आपके डिज़ायर्स के अगेंस्ट में वो काम करेगा। लेकिन अगर अंदर पॉजिटिव बिलीफ पड़े हैं, आप पॉजिटिव थॉट जनरेट करते हो, राइट कंडीशनिंग हुई है, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है, आपने अपनी आइडेंटिटी को बहुत अच्छा बना रखा है, अगर ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस में पड़ी हैं तो ये एक फर्टाइल सबकॉन्शियस है, और फर्टाइल सबकॉन्शियस हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। तो सबकॉन्शियस का जो नेचर है, फर्टाइल है तो वो सपोर्ट करेगा, अगर टॉक्सिक और इनफर्टाइल है तो देन इट इज़ गोइंग टू पुल यू डाउन, फिर वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिज़नेस, मुझे एक बिज़नेस शुरू करना है, ये मेरी डिज़ायर है, पर मेरा जो कंडीशनिंग है वो ऐसा है कि बिज़नेस रिस्की है। मेरे बिलीफ सिस्टम के अंदर कि बिज़नेस रिस्की होता है, और शायद मैं इतनी सक्सेस डिज़र्व नहीं करता हूँ, क्या मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं इतना बड़ा एम्पायर बना सकूँ, कहीं जो मेरे पास में है वो तो नहीं खो दूंगा कहीं, व्हाट इफ़ आई लूज़ व्हाट आई हैव, फिर घर की ईएमआई का क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ये सारा उसका इंटरनल कॉन्वर्सेशन उसके सबकॉन्शियस में है। प्लस उसकी कुछ बैड मेमोरीज भी पड़ी हैं कि उसने बचपन में अपने फादर को रिस्क लेते हुए देखा था बिजनेस के अंदर, और फादर ने लूज़ किया, तो वो भी अब उसके सबकॉन्शियस में पड़ा है। तो अब जो इसका ये सॉइल है, ये इनफर्टाइल है इस डिज़ायर के लिए, दैट आई वॉन्ट टू डू बिजनेस। तो अब ये जब बिजनेस करने भी जाएगा तो उसका हाफ हार्टेड एफर्ट रहेगा, वो फियर ड्रिवन ज़्यादा होगा, डाउट ड्रिवन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पैशन, पर्पस और लव ड्रिवन। तो उसका जो ड्राइव है, जहाँ से उसको इंस्पिरेशन आनी है, वो ही गड़बड़ा गया यहाँ पे। तो इनफर्टाइल सॉइल के अंदर अब ये या तो शुरू ही नहीं कर पाएगा कभी, और शुरू भी करेगा तो उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, ये फील रेजिस्टेंस। आई थिंक जो हमें चीज़ पुल डाउन करती है ना, वो यही चीज़ है कि द वे वी टॉक टू आवर सेल्व्स,
हम अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं, हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं। अगर हम खुद ही अपने आप से कह देंगे कि ये मैं नहीं कर सकती या मेरे में कैपेसिटी नहीं है ये करने की, तो कैसे ही कर लेंगे अब, ऑफ कोर्स। और साथ साथ जो हमारा पास्ट होता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। इसी में फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कि जो हमारा पास्ट हो गया, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हो गए, वो कितना हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? बहुत कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना डीपली हमने उसे एब्जॉर्ब करके रखा है, कितनी बार हम उन्हें प्ले कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि सपोज़ चाइल्डहुड में आपने देखा कि आपके मदर और फादर हमेशा जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आती थी तो हमेशा झगड़ते थे, उसे रिजॉल्व नहीं करते थे, उसमें शोर मचाते थे। तो अब ये बच्चा जो शेप ले रहा है उसका सबकॉन्शियस, तो बड़ा होकर के हो सकता है ये कम्प्लीटली कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट बन जाए, कि ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को कन्फ्रंट ही ना करे, किसी के सामने जाके कन्फ्रंट ही ना करे और हमेशा उसको अवॉइड करने में रहे। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अंदर ही अंदर गुस्से में रहते हैं, बिकॉज किसी को जाकर के वो कन्फ्रंट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर किया तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी। तो बहुत सारी हमारी चॉइसेस और डिसीजंस ऐसे हैं जो हमारी पास्ट मेमोरी से आ रहे हैं। आपको स्टॉक मार्केट में सपोज एक बड़ा लॉस लग गया, तो वो बड़ा लॉस आपके फ्यूचर सभी डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपने उस लॉस को सही ढंग से प्रोसेस नहीं किया, अगर राइट इंटरप्रिटेशन नहीं लिया, तो हो सकता है कि आप अब लाइफ टाइम ये बिलीव करोगे दैट स्टॉक मार्केट इज़ रिस्की, ये गैम्बलिंग है और ये मेरे बस का नहीं है, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एंड यू कैन नेवर इवन ट्राई इट इन द फ्यूचर। तो your subconscious memories are actually shaping the choices you make. Exactly. तो हमारी आज की जो पर्सनालिटी है, जो एज एडल्ट्स हम हैं, वो हमारे पास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा शेप हो चुकी है। बट अगर वो नेगेटिव वे में या वो हमें ग्रो करने से रोक रहा है, तो हम उस चीज़ से ओवरकम कैसे करें? ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक एटीट्यूड बिल्ड करना चाहिए दैट जो मैं बिलीव कर रहा हूँ, राइट, इज़ इट माई ओपिनियन और इट इज़ अ फैक्ट। तो फर्स्ट वी शुड बी एबल टू डिवाइड कि ये मेरा ओपिनियन है या फिर ये एक फैक्ट है। बिकॉज मेनी टाइम्स हम बहुत सारे ऐसी मान्यताएं या बिलीफ सिस्टम लेकर के अंदर चल रहे हैं जिनको हम कभी डाउट नहीं कर रहे हैं। बिलीफ का मतलब ही ये है कि आपने कुछ चीज़ अपने मेंटल मॉडल में सच मान ली है और अब आप उसे डाउट नहीं करते हैं। तो आपको एक रीचेक करना चाहिए अपने साथ में कि जो मैं ये मान रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, या फिर कई लोग मानते हैं दैट रिच पीपल आर इविल, कि अमीर लोग बुरे होते हैं, कईयों को लगता है कि पैसा कमाना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जो भी बिलीफ मैं लेकर के चल रहा हूँ, इज़ इट माई ओपिनियन, ये बिलीफ मेरा ओपिनियन है या फिर जनरलाइज्ड ओपिनियन है। जनरलाइज्ड ओपिनियन मीन्स कि आपका पर्सनल नहीं है, बहुत से लोग भी इसमें मानते हैं, सब मान रहे हैं, बहुत से लोग मान रहे हैं। जैसे अच्छों के साथ में अच्छा होगा, बुरों के साथ में बुरा होगा, ये ऑलमोस्ट हम सब मानते हैं, मगर इट्स नॉट अ फैक्ट। अल्टीमेटली है तो ये ओपिनियन ही, इट्स नॉट ट्रुथ, ये ट्रुथ नहीं है। बहुत से बुरों के साथ भी अच्छा होगा, अच्छों के साथ भी बुरा होगा, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बट ये एक जनरलाइज्ड ओपिनियन है जिसमें बहुत से लोग मानते हैं। पर मेरा इसमें ये मानना है ये एक सपोर्टिव बिलीफ है। बिलीफ भी दो प्रकार के होते हैं, सपोर्टिव और नॉन सपोर्टिव। सपोर्टिव वो हैं जो समाज के लिए अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे हैं। अगर मैं ये मानूं कि अच्छों के साथ अच्छा होता है तो आई विल बी मोटिवेटेड टू डू गुड वर्क, तो एंड इट इज़ अल्टीमेटली गुड फॉर द सोसाइटी, राइट। सो ये सपोर्टिव बिलीफ है एक तरीके से, बिकॉज इट इज़ इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ पीपल। बट नॉन सपोर्टिव भी हो सकते हैं बिलीफ, जैसे अमीर लोग बुरे होते हैं, तो अब ये एक नॉन सपोर्टिव बिलीफ है। अगर मेरा गोल रिच बनना है और अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, देन हाउ आई एम गोइंग टू मेक मनी। बेसिकली चैलेंजिंग आवर बिलीफ्स, हमारा बिलीफ सिस्टम जो हम इनग्रेन्ड है हमारे अंदर, शायद बचपन से बनता आ रहा है, उस चीज़ को हमें एवरी डे चैलेंज करना पड़ेगा। हाँ, नॉट एवरी डे, यू चैलेंज इट वंस एंड देन लुक फॉर काउंटर एविडेंस। दैट वंस बिलीफ का जो पावर है ना, वो तब तक ही है जब तक आप उसे एक सच मान के चल रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर बिलीफ, दे विल स्टार्ट डिसमेंटलिंग। तो जैसे अमीर लोग बुरे होते हैं, द मोमेंट आई रियलाइज कि ये एक फैक्ट है या फिर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है या फिर जनरलाइज्ड ओपिनियन है,
कि फैक्ट तो नहीं है ये, क्या कोई रिसर्च पेपर हो गया जिसमें बता रहे हैं कि कोई स्टडी आ गई कि अमीर लोग बुरे, ऐसा तो कुछ नहीं है। नाउ द सेकंड इज़ लुक फॉर काउंटर एविडेंस। तो यानी कि है तो ये एक स्टोरी जो मैंने बिल्ड करी है। अब मुझे नहीं पता ये स्टोरी कहाँ से आ गई, शायद मैंने बचपन में मूवीज़ ऐसी देखी। एक तो इंडियन मूवीज़ के अंदर हर अमीर व्यक्ति को बुरा दिखाया जाता है, ठीक है। आप इंडियन मूवीज़ ज़्यादातर उठा लें, रेयरली ही ऐसा होगा कि जो विलन है वो अमीर है, पैसे वाला है, जो गरीबों का खून चूस करके बड़ा बना है और उनकी ज़मीनें हथिया ली है उसने, ऐसे ही बना है। और जो हीरो है वो ज़्यादातर गरीब है, पुअर है, जिसकी माँ अंधी है, बहन की शादी करनी है, ठीक है। एक सिंपैथी है उसके अराउंड, पूरी एक सिंपैथी क्रिएट की गई है। तो हो सकता है कि मैं अपने बचपन में ज़्यादा रिच लोगों को मेरे को एक्सेस नहीं है, तो रियलिटी में रिच कैसा होता है मुझे पता नहीं है। तो मेरा रिच का रेफरेंस कहाँ से आ रहा है? मेरा रिच का रेफरेंस सिर्फ जो मैं पिक्चर में देख रहा हूँ उससे आ रहा है। तो मेरा रेफरेंस क्या बन गया कि यार ये अमीर लोग तो बुरे होते हैं। और इनफैक्ट आप देखें मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आप आसपास किसी को अमीर बनने की खबर भी सुने ना, तो घर में क्या बात होती है, ज़रूर कोई 2 नंबर का काम करता होगा। दिस इज़ वॉज द टॉक, ज़रूर कुछ ब्लैक मनी आ रही है इसके पास में। यानी कि बहुत सारा डॉगमा है, एक बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से दे दिए जा रहे हैं कि अगर आप अमीर बन रहे हो तो आपको बुरा करना पड़ेगा, और अगर आप अमीर व्यक्ति हो तो आप बुरे व्यक्ति हो। अब अच्छा, और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पैदा हो जाएगी कि मैं ये मानता हूँ मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, तो नाउ आई वॉन्ट टू बिकम रिच, रिच पीपल आर इविल एंड आई एम अ गुड पर्सन। कितनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई है यहाँ पे। तो नाउ यू लुक फॉर काउंटर एविडेंस, लुक फॉर रिच पीपल हु आर गुड। तो रतन टाटा भी रिच हैं, तो इज ही इविल? वो तो इविल नहीं है। हमारे बिलीफ सिस्टम जब शैटर करता है, जब हमें ऐसा काउंटर एविडेंस मिलता है, वो ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते थे, हाँ, जब वो शैटर करता है ना, तो एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, एक शॉक लगता है कि जो हमने अभी तक इतने सालों से सोचा था वैसा नहीं है। और हमारा माइंड शायद उस चीज़ को प्रोसेस भी नहीं कर पाता। तो आई थिंक वो ज़्यादा मुश्किल है उस चीज़ को प्रोसेस करना। नहीं, आपको उस दौरान थोड़ी सी एंग्शियसनेस हो सकती है, थोड़ा सा डर लगता है। जब आप एक ट्रांजिशन में होते हो ना, जब आपके बिलीव्स ब्रेक हो रहे होते हैं, तो जब एक बिलीफ ब्रेक हो रहा है और एक नया माइंडसेट आपका बिल्ट हो रहा है, तो कुछ आपके अंदर ब्रेक होगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू गिव यू डिस्कम्फर्ट, इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील anxious, but it is completely okay. You have to understand that you are going through a transition. आप एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हो। ट्रांजिशन मीन्स कि पहली फेज़ होती है डिस्ट्रक्शन की, चीज़ें पुराना पैटर्न टूटेगा। सेकेंड फेज़ होती है इंस्टॉलेशन की, अब नया इंस्टॉल होगा। थर्ड है इंटीग्रेशन की, अब वो इंटीग्रेट हो जाएगा आपकी डेली लाइफ में। तो जो डिस्ट्रक्शन फेज़ है, इसलिए आप हैबिट चेंज करते हैं, हमें पेन होता है, डिस्कम्फर्टिंग लगता है, कोई मेंटल हैबिट हो, फिजिकल हैबिट हो, बिकॉज आप एक न्यूरल सर्किट को ब्रेक कर रहे हो, एक स्ट्रक्चर ढांचे को आप ब्रेक कर रहे हो, तो माइंड इज़ गोइंग टू फील डिस्कम्फर्ट। बट लोग उस डिस्कम्फर्ट को नेगेटिवली लेते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ ए साइन ऑफ चेंज। जब आपको डिस्कम्फर्ट और एंक्शसनेस फील हो रही है ना, इट इज़ ए साइन ऑफ चेंज। वो डिस्कम्फर्ट बदलाव का एक सिंबल है, उसे पॉजिटिवली लीजिए। जैसे हम कई बार आपने शहरों में ब्रिज बनते हैं, तो जब ब्रिज बन रहा होता है उस चौराहे पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है 2 साल 3 साल के लिए, राइट। लेकिन जब ब्रिज बन जाता है तब कंफर्ट आ गया, लाइफ टाइम सोल्यूशन मिल जाता है ना, जनरेशन टू जनरेशन सोल्यूशन मिलता है। तो इनिशियल फेज़ ये है कि जब आप कहीं पे नया ब्रिज बना रहे हो, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ होगी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, तो बहुत ट्रैफिक लगेगा, आपको डिस्कम्फर्ट होगी। बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो आजकल हार्वर्ड का जो रिसर्च है, 66 डेज टू 254 डेज ऑटोमेटिसिटी आने में लगती है। किसी भी हैबिट को हम चेंज कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट रिसर्च हार्वर्ड का है, 18 डेज से 254 डेज लग सकते हैं। और एवरेज ऑटोमेटिसिटी जो है वो 66 डेज में आती है। बट जीतू भैया जब 21 दिन बोल के गए थे तो सबने माना था 21 दिन लगते हैं क्योंकि वो यस, तो वो जीतू भैया ने साइंस बेस नहीं बोला था। एक्चुअली ऐसा कोई रिसर्च कभी हुआ ही नहीं कि किसी हैबिट को तोड़ने में 21 दिन लगते हैं। ये मिथ बड़े बड़े स्पीकर्स अपने साथ में लेके चलते हैं। ये मिथ इसलिए है क्योंकि मैक्सवेल मोल्ड्स करके एक कॉस्मेटिक सर्जन थे जिन्होंने किताब लिखी थी साइको साइबरनेटिक्स। उस किताब में पहली बार ये 21 दिन की थ्योरी का जिक्र उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ तो जो नया फेस है उसको एक्सेप्टेंस में लगभग 21 दिन में बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो 21 डेज़ वहाँ से लगते लगते सभी किताबों में आ गया, सब जगह मार्केट में एक जनरलाइज्ड ओपिनियन बन गया। जबकि जो लेटेस्ट हार्वर्ड की रिसर्च है, जो रिसर्च ये है कि 18
डेज से 254 डेज लग सकते हैं, 18 दिन से 254 दिन लग सकते हैं। और जो एवरेज ऑटोमेटिसिटी आती है, ऑटोमेटिसिटी पॉइंट वो है जहाँ पे काम को ना करना ज़्यादा मुश्किल है करने के बजाय। तो इनिशियली आप जिम जा रहे हो, आपके लिए जिम जाना मुश्किल है, लेकिन वंस यू हिट द ऑटोमेटिसिटी, अब जिस दिन जिम नहीं जाओगे उस दिन बुरा लगेगा, जिस दिन योगा नहीं करोगे उस दिन बुरा लगेगा, करने में बुरा नहीं लग रहा है। दैट इज़ द टिपिंग पॉइंट, ऑटोमेटिसिटी पॉइंट, दैट इज़ 66 डेज। तो समय लग सकता है, बट वंस यू डू इट देन इट विल क्रिएट अ न्यू माइंडसेट। यस यस। हम अभी जैसे चाइल्डहुड का टॉपिक स्टार्ट किया था सर, तो लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट कि एक बहुत कॉमन चीज़ है पेरेंटल ट्रॉमा। हर बच्चे की ना कहीं पेरेंट्स की वजह से कुछ कमी रह जाती है। कईयों की मदर्स ने उन्हें इनफ प्यार नहीं किया होता, उनको पेरेंट्स से वैलिडेशन नहीं मिला होता, फादर्स ने एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई होती, करियर हो गया या फिर इन जनरल उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो गया। तो बहुत बच्चे बड़े होके ना अपना पेरेंटल ट्रॉमा का बर्डन लेके जी रहे हैं और वो उनकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। एंड इट्स टाइम दैट वी टॉक अबाउट दिस एंड इट्स टाइम दैट वी हील फ्रॉम दिस कि हमारे पेरेंट्स की वजह से अगर हमें कोई भी ट्रॉमा है, एंड इट्स ओके इफ देयर इज सम ट्रॉमा एंड इफ देयर इज सम एग्रेशन दैट पेरेंट्स की तरफ से कमी रही थी, बिकॉज एज अ चाइल्ड वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स जो हमें नहीं मिला, एंड वो चीज़ ना पूरी लाइफ की पर्सनैलिटी, उनके एक्सपीरियंसेस, उनका लव लाइफ, उनका करियर, हर चीज़ में इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस चीज़ से हील कैसे करें फिर? अब सबसे पहले तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वैलिडेट दैट ट्रॉमा, टू एक्नॉलेज दैट, टू फेस इट, नॉट टू रन अवे फ्रॉम इट। अपने खुद को पहले तो एक वैलिडेशन देना जरूरी, बिकॉज मैनी टाइम्स हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो परफेक्ट पेरेंट्स हैं, राइट। जब हम ट्रॉमा की बात कर रहे हैं तो ट्रॉमा कई बार एक रिसेंटमेंट की फॉर्म में हमारे अंदर रहता है कि पेरेंट्स के प्रति एक प्रकार का रिसेंटमेंट है कि इन्होंने ये नहीं किया, राइट। तो उन्होंने वैलिडेशन नहीं दिया, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन उस चीज़ के प्रति जो रिसेंटमेंट आ गया है पहले तो उससे डील कर लो, राइट। तो कि एक अंदर से एक भड़ास सी है कि यार इन्होंने ये क्यों नहीं किया, या फिर दूसरे पेरेंट्स ने ये किया था। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपके पेरेंट्स ने जब आपको पेरेंटिंग कर रहे थे, हो सकता है उनका भी पहला अटेम्प्ट था। दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, राइट। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है जिस प्रोग्राम के तहत पेरेंट्स को एक ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजारा जाए कि बच्चे को पेरेंट कैसे करते हैं। अब हम देखें तो हमारे माता पिता 20-22 साल या 24 साल के रहे होंगे जब उनको बेबी हो गया। वो खुद एक स्टूडेंट्स थे या यंग एज के अंदर थे, उन्हें खुद नहीं पता कि लाइफ क्या होती है, ज़िंदगी कैसे चलती है। पहले सिंगल रह रहे थे, एकदम से किसी ने कहा कि अब तुम दोनों साथ में रहो, अब पहले शादी कर लो। अब उन्हें पहले तो रिश्ता कैसे चलता है वो समझना है। रिलेशनशिप की कोई ट्रेनिंग उनके पास में है नहीं, वो उन्हें गिरते पड़ते सीखना पड़ेगा। फिर अब एक दिन ये माँ बाप भी बन गए। अब उन्हें एकदम से उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया है कि मदर के पूरे हार्मोन्स बदल चुके हैं, उसकी पूरी लाइफ उस बच्चे के अराउंड चलेगी। अगले 20-25 साल उनकी पूरी ज़िंदगी उसे एक बच्चे के अराउंड रोटेट होने वाली है, उसके अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। सो इट्स अ बिग इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ एज वेल, राइट। सो फर्स्ट वी शुड एक्नॉलेज दैट उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया और उनका भी पहला ही अटैम्प्ट था। उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी कि पेरेंटिंग कैसे करते हैं, उनको नहीं किसी ने शायद एजुकेट किया था। आज जैसा माहौल है कि आज हम पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं, किताबें होती हैं। पहले तो इतना एजुकेशन का माहौल भी नहीं था। ये यूट्यूब आने से, इंटरनेट आने से थोड़ा और अब लर्निंग की तरफ लोग जा रहे हैं। पेरेंटिंग प्रोग्राम्स चालू हो गए हैं, लोग पेरेंटिंग प्रोग्राम्स ले रहे हैं, लोग जाते हैं पेरेंटिंग सीखने के लिए जाते हैं। पर देयर वाज नॉट इनफ एजुकेशन फॉर पेरेंटिंग। तो उन्होंने जो किया, जो वो बेस्ट कर सकते थे, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो कंडीशनिंग थी, उन्हें नहीं पता कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ सही है कि गलत है। उनकी इंस्टिंक्ट ने जो कहा उन्होंने वो किया। उनकी पर्सनालिटी जैसी थी डील करने की, तो कोई अगर अग्रेसिव है तो उसने अग्रेसिवली किया, कोई अगर सॉफ्ट हार्टेड है उसने सॉफ्ट हार्टेड किया। बट उनको कभी ये ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि मैं अगर अपने बच्चे को बार बार किसी के दूसरे के बच्चे से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये फ्यूचर में इस बच्चे की सेल्फ वर्थ को डाउन कर सकता है। उन्हें ये पता नहीं था, उनकी इंटेंशन में ये नहीं था, राइट। तो सबसे पहले तो इफ़ यू वांट टू हील योर ट्रॉमा, इफ़ यू वांट टू गेट रीड ऑफ दैट रिसेंटमेंट, बिकॉज
रिसेंटमेंट इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ अनफॉरगिवनेस. जब आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया है तो वो अनफॉरगिवनेस आपके अंदर या तो हैट्रेड की फॉर्म में रहती है, या रिसेंटमेंट की फॉर्म में रहती है, या फिर कई बार गुस्से की फॉर्म में रहेगी कि आपको एक अग्रेशन या एक गुस्सा, कई बार कड़वाहट रहेगी. हाँ. कि हैट्रेड तो नहीं है मगर फिर भी एक कड़वाहट है. हाँ. कई बार एक ग्रज की फॉर्म में रहेगी, कई बार रिवेंज में आ सकती है. इट कैन टर्न इनटू अ रिवेंज एज वेल कि मुझे बदला लेना है. सो अलग अलग फॉर्म में, बट बेसिकली दे आर जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अनफॉरगिवनेस कि आपने उस सोर्स को फॉरगिव नहीं किया है. सो इफ़ यू वांट टू हील दैट ट्रॉमा, सबसे पहली चीज़ ये कर लें कि एक्सेप्ट इट दैट दे वर नॉट परफेक्ट. एंड उनका लाइफ, बच्चों को क्या लगता है कि मेरे माँ बाप की ज़िंदगी का पर्पज़ है मुझे खुश रखना. जी नहीं, उनकी ज़िंदगी का पर्पज़ आप एक्सीडेंटली हो गए या आप प्लान करके हो गए बस. ठीक है, कोई उनका पर्पज़ नहीं था कि आपको ट्रेन करना है. उनके लाइफ गोल में नहीं था ये कि मुझे आपको एक प्रोजेक्ट की तरह लेकर ज़िंदगी भर खुश रखना है. इट वाज जस्ट ए पेरेंटल इंस्टिंक्ट जिसकी वजह से वो आया. सो हमें भी एज किड्स ये एंटाइटलमेंट नहीं रखना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स के जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य सिर्फ एक था कि वो मुझे खुश रखें और मुझे सही ढंग से पाल पोस के बड़ा करें. सो यू हैव टू फॉरगिव देम. The moment you will start forgiving them, you will see that the resentment will dissolve. एक बार resentment dissolve हो गया, then you can go deep into the event. कोई specific events में आप जा सकते हो. There are processes in NLP where you can reduce the intensity of those events, right? So there are techniques because any experience that you are holding in your mind, उस experience का content क्या है? अगर हम बहुत करीब से उस कंटेंट को देखें तो आज तक आपने जो भी अंदर एक्सपीरियंस किया, दैट एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस में या तो विजुअल है, कुछ इमेजेस आपके आएंगी, या फिर उसमें कुछ आवाज़ें हैं, या फिर उसके साथ में जुड़ी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इमोशन या कुछ फीलिंग जुड़ी है. इसके अलावा क्या है? But that is what experiences are. Experience is just combination of these things. So in NLP there are techniques that you can reduce the intensity of those visuals. You can learn to mute those sounds, or you can learn to reduce the intensity of those sounds. And once you reduce the intensity of visual and audio, the intensity of emotion will automatically go down, because emotion is created through visual and audio. आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, उसके ज़रिए आपका NLP में इसे के बोला जाता है. बेसिकली के मीन्स काइनेस्थीसिया. आपका जो फीलिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन, इसलिए स्मेल और टेस्ट भी एक प्रकार का फीलिंग की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसको भी के में ले लेता है. तो NLP में अल्टीमेटली विजुअल और आवाज़ें मिलके आपके अंदर के प्रोड्यूस कर रही है, एक फीलिंग अंदर प्रोड्यूस कर रही है. हमारी प्रॉब्लम उस विजुअल के साथ में नहीं है, हमारी प्रॉब्लम उस आवाज़ के साथ भी नहीं है. हमारी प्रॉब्लम है उस विजुअल और आवाज़ के कारण जो के नेगेटिव बन रहा है, अंदर से एक नेगेटिव के क्रिएट हो रहा है, उसको डील करना इज़ द इशू. वो हमसे नहीं हो रहा है. तो आज अगर आप सपोज़ एक गोवा पे बीच में चले जाओ, सनसेट पे बैठ जाओ और लहरों की आवाज़ आ रही है, ब्रीज चल रही है, टच कर रही है आपको, और सनसेट हो रहा है, ये चीज़ मिलके आपके अंदर एक सीरीन और एक पीसफुल स्टेट पैदा कर देगी. राइट. तो यानी कि आपने विजुअल चेंज किया, आपने आवाज़ चेंज करी, तो स्टेट चेंज हो गई ना आपकी. सो जो हम कहते हैं इवन कि टाइम इज़ हीलिंग, टाइम हील क्यों करता है? टाइम हील इसलिए करता है बिकॉज टाइम के साथ में विजुअल फेड होने लगते हैं. विजुअल की जो मेमोरी की जो इंटेंसिटी वो फेड होती है, इसलिए उससे प्रोड्यूस होने वाला इमोशन भी फेड हो जाता है. तो अगर हम हमारे घर को कलर ना करें तो नेचुरली उसका कलर डल होता जाएगा. टाइम्स के साथ में नेचुरली डल होता है, तो आपकी मेमोरीज भी नेचुरली डल होती हैं. इसलिए उससे एसोसिएटेड इमोशन और उससे एसोसिएटेड फीलिंग नेचुरली डिस्कनेक्ट होने लगती हैं. ट्रोमा के केस में क्या, हम बार बार कलर वापस करा लेते हैं, हर दिवाली पे घर को वापस पेंट करा लेते हैं, वो नया का नया रहता है, वो फेड नहीं होता. तो इन NLP देयर आर टेक्निक्स, जिन टेक्निक्स के जरिए आप उन्हें परमानेंटली फेड कर सकते हैं, और प्लस उन्हें रिहर्स करना बंद कर देते हैं माइंड के अंदर. कोई एक ऐसी टेक्निक जो घर बैठे अगर अभी कोई करना चाहे, जो आपसे कंसल्टेशन नहीं ले सकता, तो वो कोई ऐसी टेक्निक क्या कर सकता है अपने आपको हील करने के लिए? वैसे तो लंबी टेक्निक्स होती हैं NLP की. फ़िलहाल बस इतना करें कि जो भी मेमोरी आ रही है, उस मेमोरी में बाय क्लोजिंग आइज दे कैन रिमेंबर, जो भी मेमोरी उन्हें परेशान कर रही हो, दे कैन थिंक ऑफ दैट मेमोरी, एंड देन उसको
ऐसा इमेजिन करो कि इट इज़ रनिंग और योर मेंटल स्क्रीन, आपके मेंटल स्क्रीन पर रन कर रही है वो मूवी। ठीक है। उसको देखो, उसमें क्या क्या कलर्स हैं, क्या क्या आवाज़ें हैं, उनको देखो। एंड देन इमेजिन करो कि आपके पास में एक रिमोट कंट्रोल है जिससे आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर सकते हो, जैसे हम टीवी का वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं। ट्राई टू रिड्यूस द वॉल्यूम 10, 9, 8, 7 एंड यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज कि जैसे कि ऑडियो धीरे धीरे म्यूट हो रहा है और 1 पे जाके कम्प्लीटली म्यूट हो जाएगा। ठीक है। इसको गाइडेड करने पे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा खुद करने के बजाय, बिकॉज वो ट्रांस हिट होती है। बट खुद भी करेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा इस पर। तो पहले ऑडियो को म्यूट कर लो उस स्क्रीन पे जो चल रही है मूवी, और फिर पूरी स्क्रीन पे जो मूवी चल रही है उसको धीरे धीरे ब्लैक एंड वाइट इमेजिन करना चालू करो कि अगर क्लोथ्स हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट हो रहे हैं, प्लांट्स हैं तो ब्लैक एंड वाइट हो रहे हैं, एवरीथिंग इज स्लोली टर्निंग इनटू ब्लैक एंड वाइट। ओके। तो कलर्स को ब्लैक एंड वाइट कर दो और जो आवाज़ है उसको कम्प्लीटली म्यूट कर दो। ये 2 चीज़ें भी कर लोगे तो देन ड्यूरिंग द प्रोसेस यू माइट फील एंशियस, क्योंकि वो मेमोरी फेड हो रही है हल्की सी, तो हल्का सा एंशियसनेस हो सकता है। तो अगर हल्की सी एंशियसनेस हो तो हल्की सी ब्रीदिंग थोड़ी डीप कर लो और फोरहेड को रिलैक्स कर लो, बिल्कुल रिलैक्स कर देना है फोरहेड को, बट कंटिन्यू द प्रोसेस। आफ्टर द प्रोसेस यू विल रियलाइज कि द मेमोरी इज डल, ब्लर, कम्प्लीटली ब्लर है। और इसको एक स्टेप और ले जाना है जो मैं अपनी NLP फाउंडेशन क्लास में कराता हूँ। तो आप ये कर सकते हो, यू कैन जस्ट इमेजिन दैट यू हैव एन डिजिटल इरेजर। एक डिजिटल इरेजर है आपके पास में, जैसे आप स्क्रीन को इरेजर से साफ़ कर देते हैं वैसे इमेजिन करना है कि यू हैव एन इरेजर इन यू आर कम्प्लीटली क्लीनिंग द स्क्रीन। एंड वंस यू क्लीन, इमेजिन अ ब्लैंक स्क्रीन। अब वो स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो गई है। आप ये करके देखें एंड देन यू विल ट्राई टू थिंक ऑफ द बैड मेमोरी। कुछ समय के लिए वो आएगी नहीं, आप याद करना चाहेंगे तो भी नहीं आएगी, यू विल ओनली सी द ब्लैंक स्क्रीन एंड समटाइम्स इट विल अपीयर बट वेरी ब्लर। आपका रिलीज़ हो जाता है, आपके अगर आंसू निकलने हैं तो आंसू निकल जाएंगे, रोना है तो रोना निकल जाएगा, चीख है तो चीख निकल जाएगी, पर वो जो भी सेपरेशन लिया है यू विल रिलीज़ इट। एंड आफ्टर कई बार 2 से 3 सिटिंग सिर्फ लगती हैं एंड द पर्सन इज़ टोटली हील्ड। सिर्फ 2-3 सेटिंग? 2-3 सिटिंग के अंदर, कई बार 1 सिटिंग में भी हो जाते हैं। जिन लोगों का, जो लोग अगर कंसंट्रेशन अच्छी है और पूरा प्रोसेस कंप्लीटली ट्रांस में कर पा रहे हैं विदाउट इंगेजमेंट ऑफ देयर कॉन्शियस माइंड कि ये क्यों हो रहा है, ये मैं क्यों करूँगा, जिससे ट्रांस प्रॉपरली नहीं आती है, अगर प्रॉपर ट्रांस हिट हुई है तो एक बार में वो उस इवेंट को रिलीज़ कर देता है कम्प्लीटली। तो कई बार रोना बहुत होता है, आप एक्सप्रेशन होता है, बट वो रिलीज़ उसे फील होता है। आफ्टर दैट देयर इज़ अ लाइट फीलिंग कि वो जो बर्डन मैं अपने सर पे जो बर्डन लेके चल रहा था, जैसे वो बर्डन मैंने फेंक दिया है मैंने। सो देयर इज़ अ वेरी लाइट फीलिंग एंड दैट लाइट फीलिंग इज़ एन इंडिकेशन दैट वो जो बैगेज आप लेके चल रहे थे यू हैव। आपने जैसे रिलीज़ की बात करी, तो आपकी जो टेक्निक कैथारसिस की होती है जिसमें हम अपने इमोशंस को रिलीज़ करते हैं, अपने अंदर से सारी अंदर जो हमने दबाए हुए सप्रेस्ड इमोशंस हैं हर चीज़ को बाहर लाते हैं एंड पीपल क्राई, पीपल स्क्रीम, पीपल एक्सप्रेस। एक बार थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में बताएंगे, व्हाट इज़ कैथारसिस और कैसे ये होता है एंड हाउ डज इट हील? या सो कैथारसिस कोई ऐसी कोई बहुत टेक्निकल सी चीज़ नहीं है। कैथारसिस हम रेगुलरली हमारी सोसाइटी में देखते हैं। अच्छा। राइट, कि जब किसी की डेथ होती है तो हम रोते हैं और चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। और गांव में तो कल्चर होता है कि सारी गांव की औरतें एक साथ इकट्ठी होंगी और सब साथ मिल के रोएंगी ताकि सब रोएं। रोना क्या है? कैथारसिस ही तो है। आप जितना चिल्ला करके रो रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति रोए नहीं तो उसका जो ग्रीफ है वो स्टक होता है उसके अंदर, वो शॉक में रहेगा। इसलिए इवन डॉक्टर्स भी ट्राई करते हैं ना कि इसको रुलाओ, लेट देम क्राई। अदरवाइज़ अगर ग्रीफ स्टक हो गया तो वो रिलीज़ नहीं करेगा उसको। इसलिए गाँव में देखें, हमेशा अगर किसी की डेथ है तो जो फीमेल्स हैं वो इकट्ठा होती हैं और वो सब एक साथ मिल के रोती हैं। कई बार तो रुदालीज़ रखी जाती हैं। जो रुदाली होती है, रुदाली ऐसी होती है कि वो किसी के फ्यूनरल पे जाकर के रोएगी और उसके रोता हुआ देख करके बाकी सब रोते हैं, इससे रुदाली कहा जाता है। तो रुदाली होती हैं। तो ये कैथारसिस ही है एक तरीके का, जो कि इवन गांव में प्रैक्टिस होता है। मगर टेक्निकली कैथारसिस इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप जो भी सप्रेस्ड आपकी एनर्जीज़ हैं या सप्रेस्ड इमोशन हैं जिनको आपने एक्सप्रेस नहीं किया, उनको आप खुल के एक्सप्रेस करें। चाहे
आपको रोना है तो आप रो लें, चिल्लाना है तो चिल्ला लें, डांस करना है तो डांस कर लें। तो सबका अपना एक तरीका है जिस तरीके में वो एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, कोई एक तरीका नहीं है कोई फिक्स तरीका नहीं है कि सिर्फ रोना तरीका नहीं है। कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई डांस करता है, कोई ज़मीन पे अपने हाथ पीटता है। तो थोड़ा सा आपको सेफ्टी भी रखनी पड़ती है कैथारसिस के टाइम पे। अच्छा, किसी को पर्जिंग होती है, मतलब बहुत सारा वोमिट, नोजिया आता है, और बहुत सारी वोमिट भी होती है कई लोगों को, दैट इज़ ऑल्सो अ वे। तो ये भी करते हैं लोग। दैट्स सो ब्यूटीफुल कि अगर हम अपने अंदर से जब इमोशंस को जो बॉटल अप कर रहे हैं उन्हें निकाल रहे हैं तो कितने अलग अलग तरीक़ों से निकल रहा है। Yes. जो अननेचुरल लगे किसी इंसान को, अगर अभी मैं सुन रही हूँ तो इफ समवन इज वॉमिटिंग, इफ दे आर एक्सप्रेसिंग, दैट साउंड्स अननेचुरल, बट उसके अंदर वो फिजिकली निकल रही है वो Yes, चीज़ yes, जो yes. उसके माइंड में है, जो उसके Yes, अंदर yes. है। एंड आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू प्रैक्टिस दिस एट सम पॉइंट। इवन व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड वी क्राई, it is a form of catharsis when we talk. Yes, a subtle form of cry. Subtle, Yes. हाँ, exactly. इवन आजकल आपने देखा कि कई लोग वो रेज रूम्स का कंसेप्ट चले, शार्क टैंक पे भी आए थे। रेज रूम्स क्या है कि जहाँ पे आके आप चीज़ें तोड़ सकते हो। कथारसिस ही है, दैट इज ऑल्सो कथारसिस, दैट इज़ वन वे ऑफ वेंटिंग आउट, कि जो दबा रखा है उसको कम्प्लीटली, एंड वो करने के बाद चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं लोग, फिर बहुत अच्छा फीलिंग आता है उन्हें, दे फील वेरी गुड, दे फील लाइट। बट आई थिंक द मेल पॉपुलेशन, उनके लिए एक्सप्रेस करना ज़्यादा मुश्किल होता है rather than फीमेल पॉपुलेशन, एंड इट इज़ अ फैक्ट। तो उनका कथारसिस होने में जब आप उनकी हेल्प करते हैं तो मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम लगता है? यस, ऑफ कोर्स। पहले कथारसिस से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट द माइंडसेट, कि वहाँ पे देर आर डिस्कोर्सेज होते हैं। उन डिस्कोर्सेज के जरिए एक माइंडसेट क्रिएट किया जाता है, बिकॉज लोगों में फियर ऑफ जजमेंट है कि यार मैं एक्सप्रेस करूँगा, कई लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं मगर कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, तो वो भी फीलिंग रहती है। ऐसा सोचते क्यों है फिर? यस, क्योंकि कंडीशनिंग है ना, कि बचपन में जब बच्चा रो रहा था तो मम्मी ने कहा क्या लड़की की तरह रो रहा है। हाँ। तो वो कंडीशनिंग बचपन से डाली है। मर्द को दर्द नहीं होता, तो अगर आप रो रहे हो, इमोशनल दिखा रहे हो, तो यानी कि आपको दर्द हो रहा है, यानी कि आपकी जो मेल आइडेंटिटी है, यू आर एक्चुअली आइडेंटिफाइड एज अ मेल। तो आप एक मेल आइडेंटिफिकेशन में हो, और आइडेंटिटी के साथ में हमेशा समाज, सोसाइटी कुछ आपके डूज एंड डोंट्स देती है। तो मैं आइडेंटिफाइड हूँ दैट आई एम अ मेल। तो यानी कि मेल के साथ में सोसाइटी ने मुझे क्या सिखाया कि मर्द को दर्द नहीं होता, और अगर तू रोया तो तू लड़की है, तू वीक है, तू वल्नरेबल है। तो मैं क्या करूँगा अब, मैं क्योंकि आइडेंटिफाइड एज अ मैन हूँ, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने आप को? तो मैं अपनी आइडेंटिटी से विपरीत जाके एक्शन में नहीं ले पाऊँगा, तो वो दबा के रखता है। इसीलिए आप देखें कि सुसाइड की स्टडीज़ आप देखें तो अगर 100 सुसाइड होती हैं, 100 सुसाइड्स होती हैं, तो 100 में से लगभग 55 to 60% मेल सुसाइड होती हैं, 40% ही फीमेल सुसाइड करती हैं। और इवन हार्ट अटैक्स की बात करें तो हार्ट अटैक्स भी लगभग 60% मेल को आते हैं, 40% फीमेल को आते हैं। तो हार्ट अटैक्स भी मेल को ज़्यादा आते हैं, और सुसाइड भी मेल ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। दैट शोज़ कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की। सो ट्रू, यस। बट अगर हम मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे है सर, तो आई वांट टू टॉक अबाउट अ टॉपिक जो इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई वुड से, पैनिक अटैक्स। अ लॉट ऑफ पीपल एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ हैज़ हैड अ पैनिक अटैक। उन्हें शायद पता नहीं होता कि उन्हें पैनिक अटैक आया है। मतलब मेरे खुद के आसपास में मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जब इंसान को लग रहा था कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है या उनको हार्ट में पेन है, बट वो बायोलॉजिकल कॉज था ही नहीं, वो साइकोलॉजिकल कॉज था वहाँ पे। एंड कई लोगों का पैनिक अटैक ऐसा भी होता है कि मतलब यूजुअली हम क्या सोचते हैं पैनिक अटैक क्या होगा, कि पैल्पिटेशंस हो रही है, सांस नहीं आ रही, रो रहे हैं। बट कई बार पैनिक अटैक लोगों को ऐसे भी आता है कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। एंड बहुत डिफरेंट तरीक़ों के पैनिक अटैक है। एंड एज पीपल हु आर लाइक, अगर हम सपोज कॉलेज में हैं या हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो अगर हमारे आसपास किसी को पैनिक अटैक आ रहा है या हमारी फैमिली में किसी को आ रहा है, तो वी आर नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल इट। अगर किसी की हार्ट अटैक आता है तो हमें CPR वगैरह की ट्रेनिंग हमें दी गई है हमारे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, बट किसी को आज तक ट्रेनिंग नहीं दी गई कि पैनिक अटैक जब किसी आपके लव्ड वंस या आपके फ्रेंड्स में किसी को आए तो आप उनसे कैसे डील करें। जी, इस चीज़ के बारे में आज आपसे बात करना चाहूँगी। जी। तो पैनिक अटैक्स का जो नेचर है, उसकी प्रकृति आप देखें तो ऐसी है कि एक ऐसा डर जो
किसी एक्सटर्नल चीज़ की वजह से नहीं है, इंटरनल मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से है। अच्छा। राइट, कि आप अपने बॉडी के अंदर ही होने वाले सेंसेशंस को मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। अच्छा। तो ज़्यादातर जो हेल्थ रिलेटेड पैनिक अटैक आता है, हेल्थ रिलेटेड एंजाइटी आती है, उसमें ज़्यादातर लोगों में ये होता है कि हार्ट के अराउंड सपोज कुछ सेंसेशन हुआ, ठीक है, कि एक हल्का सा सेंसेशन आया। सो देयर इज़ अ सेंसेशन कि सपोज एक बर्निंग सेंसेशन है। ओके। अब इस बर्निंग सेशन को वो इंटरप्रेट कर रहा है। ओके। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल जो अपनी बॉडी को लगातार ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज़ के साथ इंगेज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ओके। तो एक बर्निंग सेंसेशन आया तो अब इसे एनालाइज कर रहा है, ये क्यों हुआ। अब सपोज़ उसने रिसेंटली कोई खबर पड़ी थी कि किसी दोस्त का हार्ट अटैक हो गया था, आजकल इतना न्यूज़ एंड मीडिया में चलता है, तो अब क्या होगा, डिस्टॉर्ट करेगा वो, देयर विल बी डिस्टॉर्शन इन द इंटरप्रिटेशन, बिकॉज जो वो मेमोरी लेके बैठा है, एक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेके बैठा है, सो दैट इन्फॉर्मेशन विल मिस इंटरप्रेट दिस सेंसेशन कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा कहीं। अब मेरे को हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा, कभी भी मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा कहीं पे। तो अब क्या हुआ, इसको इंट्रूसिव थॉट्स पैदा हुए। सो फर्स्ट देयर इज सेंसेशन, देन देयर आर नेगेटिव थॉट्स। द पर्सन विल सिम्युलेट नेगेटिव सिनारियोस, वो अपने मेंटल स्क्रीन पर नेगेटिव सिनारियोस को सिमुलेशन चालू कर देगा कि ये हो सकता है, ये चिल्ला होगा, मेरा हार्ट अटैक आ गया, सबके सामने में नीचे गिर गया तो लोग क्या सोचेंगे। अब सारी थॉट्स उसको एक साथ आने लगेगी एंड दिस विल टर्न इनटू अ पैनिक अटैक कि आई एम लूजिंग कंट्रोल, आई एम गोइंग आउट ऑफ इट। अब वो शायद चिल्लाने लगे, मैं मरने वाला हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, या फिर वो भागे, या फिर वो फ्यूचर में हो सकता है कि वो आइसोलेशन में ही चला जाए। आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहाँ पे लोग बाहर ही निकलना बंद कर देते हैं बिकॉज उन्हें डर है कि मुझे बाहर पैनिक अटैक आ गया तो मैं सबके सामने मॉल में सब लोग मुझे कैसे देखेंगे, मैं नीचे गिर गया तो, मैं एकदम से चिल्ला गया तो, गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। राइट, जैसे अगेन ये हनी सिंह वाली जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें वो कह रहे हैं कि वो इवेंट में जाने से पहले उनको वो पैनिक वापस चालू हुआ कि मैं इस इवेंट में मर जाने वाला हूँ, इस इवेंट में मैं मर जाऊँगा, अगर मैं यहाँ पे गया तो लोग मेरा मर्डर कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे सिनारियोज उसने सिमुलेट कर लिए और उसके अंदर घबरा रहा है वो। तो जब भी आपको पैनिक आ रहा है, हमेशा आप अगर ऑब्जर्व करेंगे देयर इज़ अ ट्रिगर, एक ट्रिगर है, एक सेंसेशन है, ज़्यादातर वो सेंसेशन आपकी बॉडी से आपको मिल रहा है। तो या एक्सटर्नल बहुत कम होता है, ज़्यादातर इंटरनल होगा। तो एक सेंसेशन मिला, आपने उस सेंसेशन को मिस इंटरप्रेट किया, इंट्रूसिव थॉट्स पैदा करें, इमेजेस पैदा करी, एंड देन देयर विल बी अ साइकिल, फिर साइकिल बन जाएगी कि अब हार्ट बीट बढ़ गई, अब सफोकेशन हो रहा है तो अब और लग रहा है अरे अब तो हार्ट बीट भी बढ़ गई है मेरी, यानी कि बढ़ती हुई हार्ट बीट देख करके अब और थॉट्स पैदा होंगी, इंट्रूसिव थॉट्स आएंगी, फिर वो सेंसेशन जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा। तो एक नेगेटिव लूप में चला गया है वो। बट पैनिक अटैक ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से भी तो आता है, लाइक कुछ पास्ट ट्रॉमा था जो रिलिव हो गया, ऐसा कोई इंसान उनके सामने आ गया, आ सकता है, पैनिक अटैक आता है, आ सकता है। बट ज़्यादातर पैनिक अटैक की जो शुरुआत होती है वो एकदम से पहले दिन से पैनिक अटैक नहीं है, वो एक एंजाइटी की फॉर्म में रहता है आपके अंदर, कई दिनों तक वो एज एन एंजाइटी रहेगा कि आपको एंजाइटी हो रही है। पैनिक अटैक कब हुआ, जब आप कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जब पैनिक अटैक आया, जब कंट्रोल रहा ही नहीं, उससे पहले वो एंजाइटी है। पैनिक अटैक का मतलब है कि आपने कंट्रोल लूज़ कर दिया है। एंजाइटी का मतलब है ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप अभी भी कंट्रोल में हो, ठीक है, आप डरे हुए हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कर दिया है जो सबके सामने ओपन हो गया है। तो एक बार अगर वो पैनिक अटैक आपको आ गया, लोगों के सामने अगर आपने ऐसा रिएक्ट कर दिया कि अब तो मेरी जान जाने वाली है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, ये है वो है, उसके बाद में अब ये मेमोरी अब आपको आगे के बहुत सारी चीज़ों के अंदर अफेक्ट करेगी। कई बार ऑफ कोर्स अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ या कोई बैड इंसिडेंस होके रखा है तो ऑफ कोर्स उस व्यक्ति को देख के भी आपको पैनिक अटैक आ सकता है। इट कैन कम। तो उस चीज़ में कैसे इस चीज़ को मैनेज करें या हैंडल करें? मैनेज करने के लिए एक जो सिंपल एक्सरसाइज है जिसे अपन बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, तो दे कैन ट्राई बॉक्स ब्रीदिंग इनिशियली। बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होगा, आपको सपोज 4 काउंट तक इनहेल करना है, 4 काउंट तक होल्ड करना है और 4 काउंट तक एक्सहेल करना है। हाँ. तो टिल 4 काउंट कीप इनहेलिंग, 4 काउंट तक होल्ड करो एंड 4 काउंट तक उसे एक्सहेल करो। तो एंग्जाइटी के टाइम पे क्या है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है हमारा, जो ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन जब हम ये ब्रीदिंग करते हैं तो सिंपैथेटिक से हम पैरासिम्पैथेटिक में आते हैं, यानी कि थोड़ा रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्स हमारी बॉडी जनरेट करता है। सो ब्रीदिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है
कि अगर इसको बढ़ने से ही रोकना है, कि जब वो थॉट आने चालू हुए ना उसी टाइम पे अगर उसे रोकना है, तो आप अपने आप से व्हाट इफ़ की जगह व्हाट इज़ पे आ जाएं। तो कन्वर्ट योर व्हाट इफ़ इनटू व्हाट इज़। ज़्यादातर नेगेटिव सिनारियो व्हाट इफ़ सिनारियो है। व्हाट इफ़ आई गेट हार्ट अटैक, व्हाट इफ़ पीपल लाफ एट मी, फ्यूचर का सोच सोच या के डर रहे हैं। या फ्यूचर का सोच के आप डर रहे हो, तो Present वहाँ में आ से जाओ। प्रेजेंट में आ जाओ। व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ में भी 3 चीज़ें आप ले सकते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई एनवायरनमेंट, मेरे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। 2-3 चीज़ें जो मैं देख पा रहा हूँ वो देख लो, 2-3 चीज़ें जो मैं सुन पा रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है। तो व्हाट आर यू एबल टू सी, व्हाट एबल यू आर एबल टू हियर, ये 2 चीज़ें आप नोटिस करो। सेकंड, कम ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है उससे लड़ो मत। डोंट फाइट विथ योर हार्ट बीट, डोंट फाइट विथ योर स्वेटिंग, डोंट फाइट विथ सफोकेशन, जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग इट। उसे देखना चालू कर दो विदाउट एनी नीड टू चेंज एनीथिंग। कुछ भी बदलने का प्रयास मत करो, बस उसे देखना चालू करो दैट ओके माई हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट, आई एम फीलिंग सफोकेटेड हियर। जो भी चल रहा है उसे एज इट इज़ देखना चालू करो फॉर फ्यू सेकेंड्स, एंड देन ब्रिंग योर अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। फिर अपनी ब्रेथ पे अवेयरनेस ले आओ एंड जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ऑल्सो अपने आप से पूछो फैक्ट वर्सेस फिक्शन, कि इस सिचुएशन में फिक्शन क्या है और फैक्ट क्या है। जितना हो सके फैक्ट, ये सारी चीज़ें व्हाट इज़ क्या है कि हम फैक्ट पे फोकस ला रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, रियलिटी instead of में क्या हो रहा है, जाएगा। क्या हो जाए की जगह जो हो रहा है उस पे आप फोकस लाते हो। इससे भी आपको काफ़ी रिडक्शन एक्सपीरियंस होता है। ठीक। तो ये एक शॉर्ट हैक है जो इमीडिएटली आप, जो अगर किसी को हेल्प करनी हो, इसका कोई नुकसान कुछ है नहीं, तो कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी इसको प्रैक्टिस करवा आई सकता थिंक है। ये बहुत हेल्पफुल आपने टेक्निक्स बताई है जी। एंड एनीबडी कुड डू इट एट Yes. एनी टाइम। जिसको अगर एंशियस फील हो रहा है, पैनिक अटैक जैसा लग रहा है या डर लग रहा है, तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। एक और बहुत नया टॉपिक है, आई थिंक बहुत कम बात हुई है इस बारे में, इसलिए मैं वो टॉपिक लाना चाह रही हूँ। इट्स अबाउट मेनोपॉज एंजाइटी। तो जो मेनोपॉज का पीरियड आता है विमेन में आफ्टर आई थिंक 55 और सो, तो उस टाइम पे एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज में थोड़ा सा आती है इश्यूज। तो उस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मेनोपॉज एंजाइटी होता क्या है और इसको भी कैसे मैनेज करें फिर। मेनोपॉज एंजाइटी ऑफ कोर्स एक फीमेल की बॉडी में सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो बेसिकली इट्स अ फिजिकल, इट्स नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल। पेन 2 प्रकार के हैं, एक है प्राइमरी पेन और एक होता है सेकेंडरी पेन। अच्छा। प्राइमरी पेन होता है जो एक्चुअल इशू की वजह से फिजिकली आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे कट लगा और या एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे आपके कोई फ्रैक्चर हुआ, तो वहाँ पे जो पेन हो रहा है आपको, दैट इज़ रियल पेन, दैट इज़ द प्राइमरी पेन। अब इस पेन के अराउंड नाउ यू विल क्रिएट अ मेंटल पेन, दैट इज़ सेकेंडरी पेन। सेकेंडरी पेन क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, अब क्या ऐसे ही मुझे रहना पड़ेगा क्या, अब तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, अब तो मेरा वो नुकसान हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी के इतने समय ख़राब हो जाएंगे, क्या मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगा क्या, अब मैं अच्छा दिखूँगा नहीं दिखूँगा, अब मैं अच्छे से चलूँगा नहीं चलूँगा। तो ये जो आप साइकोलॉजिकल ड्रामा करके अपने अंदर सफरिंग क्रिएट कर रहे हो, दैट इज़ द सेकेंडरी पेन। तो मेन्यूपॉज में भी ये दोनों जुड़े हैं। एक तो प्राइमरी पेन तो है, ऑब्वियसली योर बॉडी इज़ गोइंग थ्रू अ फिजिकल चेंज, आपके अंदर पूरी केमिस्ट्री चेंज हो रही है, तो आपको मूड स्विंग एक्सपीरियंस होगा, आपको इरिटेबिलिटी आएगी, मूड स्विंग आएंगे, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, एनर्जी आपको अपनी डाउन फील कर सकती है, यू माइट फील डिसकनेक्टेड विथ योर सेल्फ कि आप जो थे, क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट्स आपकी केमिस्ट्री पे निर्भर करती है, आपकी इंटरनल केमिस्ट्री कैसी है। इसलिए आप देखें, कोई अगर अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति को भी आप थोड़ी सी शराब पिला दो, देखो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ चढ़ जाता है, एकदम से। मतलब मैं तो गांव में देखा हूँ, जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती वो भी इंग्लिश में बात करना चालू कर देता है। कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है व्यक्ति का जब केमिकल अंदर जाता है। तो केमिकल अगर डिप्लीट होगा तो वो आपकी सेल्फ वर्थ हर जगह पे अटैक करेगा। तो ये जो चीज़ होगी, ये तो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में अगर आप मेडिसिन या कुछ भी अवेलेबल है तो उसके ज़रिए इट विल हेल्प यू। पर NLP या और कोई चीज़ हेल्प कर सकती है, उसके अराउंड कोई साइकोलॉजिकल ड्रामा मत क्रिएट करो, राइट। डोंट क्रिएट द सेकेंडरी पेन अराउंड इट, कि अपनी वर्थ को मत जोड़ो उसके साथ में। कि कई विमेन को अगर मेन्यूपेज है तो उन्हें लगता है कि नाउ आई एम नॉट वर्दी,
तो आपकी जो वर्थ है वो आपकी शरीर की किसी कंडीशन पे निर्भर नहीं करती है. आपकी वर्थ इस बात में आती है वॉट यू आर एबल टू गिव टू द सोसाइटी, वॉट यू आर एबल टू क्रिएट, हाउ हैप्पीली यू आर लिविंग योर लाइफ, हाउ यू लव योर सेल्फ. उससे आपकी वर्थ क्रिएट होती है, नॉट फ्रॉम द फिजिकल कंडीशंस यू हैव इन योर बॉडी. तो अपनी वर्थ को रीडिफाइन करो कि आपकी वर्थ. स्पेशली ज़्यादा पैनिक आता है जितना ज़्यादा अगर एक लड़की अपनी बॉडी से एसोसिएटेड है, उसकी इमेज जो इंटरनल वर्दीनेस आ रही है कि मैं कितनी वर्दी हूँ, हाउ मच आई डिज़र्व इन लाइफ. अगर आपका सेल्फ वर्थ आपकी बॉडी से कनेक्टेड है तो ऐसी स्थिति में आपकी सेल्फ वर्थ डैमेज होगी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू मैन्युपेज, right? So you have to disconnect your self-worth with your body, and you have to reconnect, and you have to redefine your idea of worthiness, that this body is not making you worthy. This body is a vehicle that you are using to produce actions, but your real worth is coming from the value that you create in the society, the love that you bring, the creativity that you have, the things you are going to build. वो चीज़ें हैं जो आपकी वर्दीनेस को डिफाइन करती है, नॉट जस्ट फिजिकल कंडीशन. सो इफ़ यू रीडिफाइन योर वर्दीनेस देन यू विल बी एबल टू डील विद दिस सिचुएशन इन अ बेटर वे. आई थिंक ये बहुत कॉमन, आपने बहुत कॉमन एक ऐसी इशू के बारे में अभी आपने छेड़ दिया कि हमारी यंग जनरेशन भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस कर रही है कि सोशल मीडिया की वजह से एंड जैसे जैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज़ एंड अगेन सोशल मीडिया, तो लोग फील करते हैं आई एम नॉट प्रिटी, आई एम फैट, आई डोंट लुक गुड, आई डोंट फील गुड, एंड इस वजह से वो अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी पूरी सेल्फ वर्थ को डैमेज कर देते हैं. एंड आधे वो मतलब आई फील लाइक वो कुछ साल पीछे चले जाते हैं लाइफ में जब वो ऐसा फील करते हैं, एंड जो उनका डेवलपमेंट होना चाहिए था उस टाइम पे वो पीछे रह जाता है. एंड इस चीज़ के बारे में बात करनी हमें बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर हम इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे ना, हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उन सबका कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ब्यूटी स्टैंडर्ड दैट वी हैव क्रिएटेड. एंड आपने बहुत सही तरीके बताया कि हमें अपनी सेल्फ वर्थ को बॉडी से डिस्कनेक्ट करके किसी वैल्यूएबल चीज़ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. एंड आई नो बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट आई थिंक इट्स एन एवरीडे एफर्ट, राइट? Yes, it is an everyday effort, but once you are comfortable with this new identity that this is how I am going to define my worth, आपकी चॉइस है. आप एक तो आप अपनी वर्थ कैसे डिफाइन कर रहे हो करंटली, ये आपने समाज से सीखा. जैसे अभी आपने कहा कंपैरिजन से, आज आप देखें सब लोग अपने लिप्स पे फिलिंग करवा रहे हैं, अपने बॉडी अपने फेस का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं. अगर आप सिर्फ कैमरे में अच्छा दिखने के लिए कर रहे हो तो उसमें कोई गलत नहीं है, अगर एक मेडिकल प्रोसेस है. लेकिन अगर आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं करते इसलिए कर रहे हो दैन इट इज़ हार्मफुल टू यू. तो दोनों में डिफरेंस है. तो अगर कोई व्यक्ति अवेयर है कि यार मेरे चेहरे में ये दिक्कत है और कैमरा पे ये अच्छा नहीं आ रहा है तो मैं इसको चेंज करता हूँ ताकि कैमरा में अच्छा आए, दैट्स इट. मगर वो मेरी वर्थ डिफाइन नहीं करता है. मैं वर्दी हूँ मेरी एक्टिंग स्किल से या मेरे काम की वजह से मैं वर्दी हूँ, ये मेरी वर्थ है, ठीक है. लेकिन अगर ऑडियंस को चाहिए कि मैं ऐसा दिखूँ तो आप उस पर काम कर रहे हो. तो अगर ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर है तो देन इट इज़ कम्प्लीटली ओके. बट आप अगर ये सोच रहे हो कि यार मैं वर्दी ही नहीं हूँ बिकॉज मैं ऐसा दिखता हूँ, तो अब आप बार बार कभी आपको आपकी नाक ख़राब लगेगी, कभी आपको आंखें ख़राब लगेंगी, कभी चिन ख़राब लगेगी, और फिर आप इसे ओवरडू करने लगोगे. इट विल कम एज एन एंग्जाइटी रिस्पॉन्स, एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, कि आप जो अंदर इनकम्प्लीट फील कर रहे हो ना, हाउ विल यू कोप अप विद दैट. कैसे कोप अप करोगे आप? अब इसको आप कोप अप करोगे शायद फिल्टर्स के जरिए, इससे आप कोप अप करोगे अलग अलग सर्जरीज़ के जरिए, अलग अलग सप्लीमेंट्स के जरिए आप कोप अप करोगे. सो दैट कोपिंग मैकेनिज्म कैन बी डिस्ट्रक्टिव. सो बी comfortable in your skin, define your self-worth with what you can create, and then at the same time if you think your profession demands some changes you can do, and it's okay. Yes, it is okay. Yes, and one thing जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप मोटे हो, अगर आप फिज़िकली मोटे हो तो आपको एक्सरसाइज करके फिट होना चाहिए. आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं जैसा हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ. Exactly. आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, लेकिन मोटा होना आपकी फिटनेस नहीं है वहाँ पे. नॉट कि लोग कैसा सोच रहे हैं उसकी वजह से मत फिट. फॉर योर हेल्थ यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, नॉट बिकॉज लोग ज़्यादा अटेंशन देंगे या फिर मैं अपने आप को प्यार नहीं करता हूँ, ठीक है. आपका प्यार खुद से जो है वो आपके शरीर पे निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये बॉडी अगर मिली है तो इसे फिट रखना आपकी जिम्मेदारी है,
तो आपके पास में घर में कार भी होती है, आप उसकी सर्विस कराते हो, उसके अंदर गड़बड़ है तो उसको ठीक करके चलते हो, तो ये भी तो आपकी मशीन है, ये भी तो आपका व्हीकल है। तो उसको फिट रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो इन दैट सेंस आपको उसे ठीक करना है। तो वर्दीनेस के नाम पे आप ये एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि चलो अब तो मैं जिम नहीं जा रहा, ठीक है, मुझे तो बोल दिया कि जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो अंदर से एक्सेप्ट, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी फिट, आपको फिट रहना ज़रूरी आई है। थिंक दैट्स ट्रू एंड आई अग्री ऑन दिस विद यू। प्लस थैंक यू सो मच, आपने जो ये इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली एंड बहुत वैल्यूएबल चीज़ बोली, बिकॉज हम लोगों को हमारी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इमेज के बारे में जो हम सोचते हैं उस सब को हमें रीडिफाइन करने की बहुत ज़रूरत है। एंड द वे दैट यू हैव एक्सप्लेन हमारी ऑडियंस के लिए इट्स वेरी वैल्यूएबल। जी अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जी जो मैं सोच के आई थी कि मुझे आपसे बात करनी है इस बारे में। जी। तो इट इज़ इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी कि हम लोग फील करते हैं कि आई एम फेक, आई कैन नॉट डू दिस, या फिर आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस। क्या होता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम पे इवन आई हैव डन रिसर्च कि जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना उनमें इम्पोस्टर सिंड्रोम ज़्यादा होता है। दे फील दे आर एन इम्पोस्टर, कि जैसा वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वैसे वो सच में नहीं है अंदर ही अंदर। एंड वो कहीं ना कहीं बाहर आता है, उनकी सेल्फ वर्थ डिफाइन करता है, उनको कॉन्फिडेंस लूज़ कराता है। तो एक बार थोड़ा सा आप बताइए अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में। जी। सो बिल्कुल आपने सही डिफ़ाइन किया कि इम्पोस्टर व्यक्ति को बेसिक पता है उसका क्या है कि लोग आपकी एक इमेज बना के चल रहे होते हैं, राइट। आप जितने भी लोगों को जानते हैं आप उनके बारे में अपनी एक इमेज बना के चल रहे हैं, राइट। जो लोग ज़्यादा फेमस है उनकी इमेज बहुत सारे दिमागों में है, जो कम फेमस है उनकी दिमाग सिर्फ उनकी जो इमेज है वो आसपास के लोगों के दिमाग में है। तो हम जिसे भी जानते हैं उसकी एक इमेज बना के चलते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम में बेसिकली क्या है दैट आप तो मेरे को बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हो कि यार सपोज़ आप समझते हो कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझसे जो भी मिलता है वो क्या समझ रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, राइट। लेकिन मेरे खुद की जो अंदर इमेज है वो उनकी इमेज से लोअर है। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ज़्यादातर क्या होता है कई लोगों के साथ में क्या होता है, जैसे नार्सिज्म में क्या होगा, खुद की इमेज बहुत हाइटेंड है, जो नार्सिस्टिक व्यक्ति है लोगों के दिमाग में इमेज नीचे है, कई बार लोग उसे उतना नहीं टैलेंटेड मान रहे लेकिन वो अपने आप को इतना टैलेंटेड मान रहा है। तो ये क्या उसके अंदर पैदा कर रहा है कि जो लोगों के अंदर इमेज है वो अलग आ रही है और उसके खुद के दिमाग में जो इमेज है वो बिल्कुल अलग है। सो इम्पोस्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति को क्या लग रहा होता है कि ये सब लोग तो मुझे ज़्यादा टैलेंटेड मान रहे हैं, इन सब लोगों के तौर पे तो मैं एक्सपर्ट हूँ क्योंकि सब लोगों ने मेरी एक इमेज अपने दिमाग में बना रखी है। लेकिन जैसे लोगों ने मेरी इमेज बनाई है मैंने खुद ने भी तो अपनी एक इमेज बना रखी है और वो शायद डिफरेंट है उससे। जो मेरी इमेज है वो हायरार्की में लोअर लेवल पे है एज कंपेयर टू दोज पीपल। सो नाउ आई एम डाउटिंग माई सेल्फ कि क्योंकि हमारा बेसिक अजम्पशन क्या है कि मैं जो अपने बारे में सोचता हूँ वो है रियल, लोग सोच रहे हैं वो रियल नहीं है। तो अब इसे क्या लग रहा है कि लोग तो थिंकिंग हाई ऑफ मी बट मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना हाई हूँ। तो आप कौन सी इमेज पे बिलीव करोगे, आप तो अपनी वाली इमेज पे बिलीव करोगे। तो अब आपको क्या लग रहा है दैट आई एम अ फ्रॉड। एग्जैक्टली। बिकॉज क्यों मैं फ्रॉड हूँ, क्योंकि मेरी इमेज तो नीचे है लेकिन समहाउ मैं ऐसा दिखा रहा हूँ दुनिया को कि लोगों के दिमाग में मेरी बड़ी इमेज बन रही है। तो यानी कि सबकॉन्शियसली उसे ऐसा लग रहा है कि आई एम डूइंग ए फ्रॉड। तो अगर सपोज एक इम्पोस्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति का प्रमोशन हो गया तो जिसने प्रमोशन दिया उसने कुछ तो देखा होगा आप में, लेकिन ये क्या सोचेगा तुक्के में हो गया, मैं तो भाई ये डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मेरे को कैसे मिल गया, क्या मैंने तो ये भी गलती करी थी, ज़रूर उसने उस वजह से दिया होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि मेरी बात में है, राइट। सो इम्पोस्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि फैक्ट्स क्या हैं, फीलिंग्स नहीं। वॉट यू आर फीलिंग अबाउट इट, सिर्फ उस पर फोकस मत करो कि आई फील कि ये मैं डिज़र्व नहीं करता था। डोंट
डिपेंड ऑन फीलिंग, डिपेंड ऑन फैक्ट्स, कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपको प्रमोशन दिया तो क्या फैक्ट्स हैं उसके पास में। अपने डिसीजन को, अपने इनर कॉन्वर्सेशन को फीलिंग से जोड़ने के बजाय फैक्ट से जोड़ो, उतना ज़्यादा आप अच्छा रहोगे। प्लस एक ऐसा नोटबुक रखो जिस नोटबुक में आप लगातार जो भी आपने अचीव किया है उसका एक कलेक्शन बनाते चलो, बिकॉज इट विल इम्प्रूव योर आइडिया ऑफ वर्दीनेस। इम्पोस्टर सिंड्रोम वाला व्यक्ति बेसिकली इज़ अ पर्सन जिसका डीप डाउन एक डिस्टोर्टेड सेल्फ इमेज है, उसकी जो सेल्फ इमेज है वो डिस्टोर्टेड है और उसके अंदर डीप डाउन एक सेंटेंस चल रहा है, आई एम नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूँ। लोग मुझे इनफ समझ रहे हैं बट मैं इनफ नहीं हूँ। पर आप इनफ नहीं हो इसका मतलब पता है क्या है? इफ़ यू आर सेइंग दैट आई एम नॉट इनफ, इसका मतलब ये है दैट यू हैव अ वेरी डीप क्रेविंग फॉर ग्रोथ। ओके, जब मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट इनफ, मैं इनफ नहीं हूँ, व्हाट डज इट मीन? आई क्रेव फॉर ग्रोथ। लोगों को लग रहा है मैं इनफ हूँ, लेकिन लोगों का जो इनफ का आइडिया है और मेरा जो खुद से इनफ का आइडिया है, मेरी खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो आप इस चीज़ को एक वीकनेस लेने के बजाय इस तरीके से अपना इनर कन्वर्सेशन लो दैट ऐसा नहीं है कि मैं फ्रॉड हूँ, ऐसा है कि मेरा इनफ और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है खुद से, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट इनफ का मतलब है देयर इज़ अ क्रेविंग फॉर ग्रोथ इनसाइड मी, कि मैं जितना भी पालूँ मैं इनफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे और पाना है, क्योंकि मुझे और ग्रो करना है। एंड यूज़ इट एज अ फ्यूल, use this conversation. If I am not enough in writing, let me read more, let me work more on my skill. मतलब instead of getting demotivated by it, you motivate yourself कि और करो। Yes, fuel ले लो कि मुझे और grow करना है, और work करना है। And काफ़ी chances हैं कि I've seen many athletes जो ओवर प्रैक्टिस करते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, many times they are also going through imposter syndrome, but they are using this as a fuel. दे आर नॉट यूजिंग इट टू आइसोलेट देमसेल्व्स। तो जो वो सोच रहे हैं ना कि यार मेरी एक्टिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, तो नाउ दे आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, वो उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको और ज़्यादा ग्रो ही करता है। यस, इट कैन हेल्प, बट इफ़ यू आर रीफ्रेमिंग इट इन अ राइट वे, अगर आप राइट वे से इसको रीफ्रेम कर रहे हो तो इट कैन बिकम one of the most powerful fuel or force of growth inside you. Okay, thank you for this, because मुझे इस बारे में आपसे समझना था, and आपने जिस तरीके से समझाया कि हम उस चीज़ को कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ उससे आइसोलेट होना या अपनी सेल्फ वर्थ खराब करना, इज़ ब्यूटीफुल। बट बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, जिस चीज़ के लिए आप खुद बहुत फेमस हैं, द टर्म विजडम कोशेंट। जी, तो ये वर्ड ही आपके साथ एसोसिएट हो चुका है जी, एंड इवन फॉर आवर ऑडियंस आई वांट टू नो व्हाट इज विजडम कोशेंट। जी, तो 3 क्वेश्चन की जनरली बात की जाती है, IQ, EQ और SQ। IQ इज इंटेलिजेंस कोशेंट, EQ इज इमोशनल कोशेंट, SQ इज स्पिरिचुअल कोशेंट। तो मैं कई बार अपनी क्लासेस में ऐसे ही एक नया टर्म बोल देता हूँ, WQ इज विजडम कोशेंट। विजडम कोशेंट का मतलब है कि ये पता होना कि कहाँ पे IQ लगाना है, कहाँ पे EQ लगाना है और कहाँ पे लगाना है SQ। तो जब आप रिश्तों में हो तो ज़्यादा IQ मत यूज़ करो। जब आप रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप लॉजिक पे नहीं चलते, इमोशन पे चलते हैं, तो वहाँ आप इमोशन का प्रयोग करो। जब आप कोई एनालिटिकल डिसीजन ले रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उस समय आप ज़्यादा EQ पे बेस मत रहो, उस समय आप ज़्यादा IQ पे बेस करो, ठीक है। और जब आप किसी मेडिटेशन में हो, प्रोसेस में हो, उस समय पे आप अपना स्पिरिचुअल क्वेश्चन यूज़ करो, उस समय आप ज़्यादा अपना IQ मत लगाओ उस पॉइंट पे। व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, अगर आप बार बार IQ लगाओगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समटाइम यू जस्ट हैव टू सरेंडर टू द प्रोसेस। आपको प्रोसेस पे सरेंडर करना पड़ता है। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन में अगर आप मेडिटेशंस के दौरान वो रखेंगे, योर एबिलिटी टू सरेंडर, वो आप रखेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। सो WQ मेरे हिसाब से ये है कि आप में इतनी समझ आ जाए कि मेरे को हर जगह IQ लेके नहीं पहुंच जाना है, मुझे हर जगह EQ लेके नहीं पहुंच जाना है, और हर जगह मुझे अगर मैं रिसर्च भी अगर करता हूं तो मैं रिसर्च में स्पिरिचुअलिटी नहीं घुसाऊंगा, क्योंकि रिसर्च में कर रहा हूं तो मुझे पता है कि उसका स्टेप है कि मुझे एक्सपेरिमेंट चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए, सब मुझे चाहिए, तो वो रिसर्च का हिस्सा है। तो वहाँ मैं EQ या SQ पे बेस्ड डिसीजन नहीं ले सकता। तो विजडम क्वोशेंट ये है कि ये पता होना। सेकेंड, विजडम क्वोशेंट का मीनिंग ये भी है
कि योर एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ। ओके। कि नॉलेज तो आपको है कि आपके पास में इंफॉर्मेशन है दैट मॉर्निंग वर्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट आर यू अप्लाइंग इट इन द रियल लाइफ? आप रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सो इफ़ यू नो समथिंग, इफ़ यू नो दैट नो पेन नो गेन, दिस इज़ नॉलेज। पर आप जब जिम जा रहे हो और आपको उस टाइम पे जब पेन हो रहा है और उस पेन से गिव अप करने के बजाय यू आर एबल टू रीफ्रेम कि अभी जो मुझे पेन हो रहा है यही मेरी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगा, एंड यू आर एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज एंड यू आर एबल टू सॉल्व द सिचुएशन, देन इट इज़ विजडम। तो विजडम का मतलब है यूजिंग योर नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। जब रियल लाइफ में सिचुएशन आ रही है, यू आर एबल टू अप्लाई दैट नॉलेज। आई थिंक पीपल एसोसिएट इंटेलिजेंस विद कि हाँ इस बंदे में साइंटिफिक दिमाग है, या फिर मतलब दिमाग ज़्यादा है करियर में देखा जाए, या फिर उसके मार्क्स देखा जाए। बट आई थिंक द रियल इंटेलिजेंस लाइज इन कि हाउ टू एक्ट, व्हेन टू एक्ट। यस। एंड वो चीज़ फिर आप जैसे डिफाइन करें विजडम क्वेश्चन से आती है। मेरे को एक और टॉपिक पे आपसे बात करनी थी कि द यंगस्टर्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ब्रेकअप्स। तो ब्रेकअप उनके लिए एक बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाता है जिसमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशंस फील करते हैं, ओवरकम नहीं कर पाते। तो एक बार इस बारे में बात करिए कि हमारे यंगस्टर्स अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो इस चीज़ से कैसे वो डील करें। जी, आजकल ब्रेकअप्स आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा है। बहुत सारे लोग मेरे डीएम में इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि मैं इस ब्रेकअप से गुजर रहा हूँ। ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है उसमें उसका कारण है कि कई बार ना आजकल रिश्ता बनाना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, आज लोग एक राइट स्वाइप करते हैं, रिश्ता बन जाता है उनका, एक ब्लॉक करते हैं, रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो जब आपका एक स्वाइप मात्र से एक रिश्ता बन जा रहा है तो वो जो सबकॉन्शियस वैल्यू है रिलेशनशिप की, कि जो चीज़ आपने थोड़ी मेहनत से पाई होती है उसे खोने में आपको डर रहता है। जो चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाती है तो आपके लिए ठीक है, वो कैजुअल है। तो एक तो ये कि रिश्ते बहुत आसानी से बन जा रहे हैं। तो एक सुझाव तो मैं ये दूंगा कि ब्रेकअप कई बार इसलिए होता है क्योंकि रिश्ता ठीक ढंग से बना नहीं था। अच्छा। इसलिए वो ब्रेकअप पे गया। तो ठीक ढंग से बनाएं, उसमें समय लें, उसमें जल्दबाजी ना करें, उसमें पीयर प्रेशर में आके ना लें। आजकल के बच्चे तो पीयर प्रेशर में आके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं कि मेरे सर्कल में सबका हो गया है तो मेरा भी होना चाहिए, मेरे को भी बंदी चाहिए। यस या तो उसमें क्या होता है कि फिर आप हरी कर रहे हो तो आपको डेप्थ नहीं मिलेगी। राइट, रिलेशनशिप में डेप्थ नहीं मिलेगी आपको, वो ट्रस्ट जो चाहिए। आप हरी अप करोगे चीज़ों को, देन यू विल ब्रेक योरसेल्फ। तो ये कि रिश्ता आने से पहले थोड़ा समय लें, उसको जल्दबाजी ना दें। हमेशा ध्यान रखें दैट लाइकेबिलिटी इज़ नॉट ट्रस्ट। लाइकेबिलिटी को ट्रस्ट में कन्वर्ट ना कर लें कि जस्ट बिकॉज यू लाइक समबडी इस वजह से आप उसे ट्रस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट बिल्ड होने दें। आज सिर्फ यही नहीं, आज देखें सोशल मीडिया पे कई स्कैम्स होते हैं, कई लड़कियों के साथ में कई बार कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं कि कोई फेक प्रोफाइल आकर के और उनके साथ में कुछ गलत कर दिया। तो आप जस्ट बिकॉज किसी को लाइक कर रहे हो, उसका प्रोफाइल देखा, आपने लाइक किया, इट डजंट मीन कि आप उसे ट्रस्ट करने लगे। तो ट्रस्ट बिल्ड होने दें, उसको अपना समय दें। सेकंड चीज़, अगर फिर भी ब्रेकअप हो गया है कि आपका सही में प्यार था, लंबा समय था, और बहुत से ब्रेकअप ऐसे भी होते हैं जो बहुत 10-10 साल बाद हुए, 3 साल बाद हुए। तो अगर ब्रेकअप आपका हुआ है तो ब्रेकअप के बाद में सबसे पहली चीज़ तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि इस रिश्ते में क्या क्या अच्छा हुआ था और क्या क्या बुरा हुआ था, उससे कुछ सीखे। हाँ, क्योंकि अगर आप कुछ साल किसी के साथ रहे हो तो कुछ अच्छा भी हुआ होगा, इसीलिए आप साथ में रहे। और क्या क्या गलत हुआ, टेक योर लेसन्स, उससे अपने लेसन ले लीजिए, बिकॉज यही लेसन आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में एक राइट पार्टनर तक पहुंचाने में। तो कई बार आपको एक फेल्ड रिश्ते से गुजरना पड़ता है ताकि जब एक राइट व्यक्ति आपके सामने आए तो आप उसके लिए तैयार हों। तो लर्न फ्रॉम द फेलियर, वो जो रिश्ता बिगड़ा उससे अपने लेसन्स ले लीजिए, लर्निंग ले लीजिए, उससे थोड़े मेच्योर हो जाइए, सो दैट व्हेन यू विल फाइंड अ न्यू पर्सन यू विल बी एबल टू जज दैट पर्सन इन अ बेटर वे। आप बेटर और मेच्योर होंगे, उस रिश्ते को आप ज़्यादा बेटर कंडक्ट कर सकेंगे। दूसरी चीज़, ब्रेकअप के तुरंत बाद रिबाउंड ना ढूंढें। कई लोग रिबाउंड ढूंढते हैं कि एक ब्रेकअप हो गया तो तुरंत सारे दोस्त सर्कल में फैला दिया कि अब मुझे कोई नया चाहिए। डोंट डू दैट, टेक योर टाइम।
किसी को अगर आप एज अ रिबाउंड अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो तो बहुत डेंजरस चीज़ है। एग्जैक्टली। वो रिश्ता चल पाए वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एज अ रिबाउंड आप अपने पेन को डील करने के लिए उस व्यक्ति के साथ में आए, वो व्यक्ति न जाने किस चीज़ के लिए आपके पास में आए, यानी कि आप दोनों सेम पेज में नहीं हो रिश्ते के अंदर। उसके लिए भी गलत है अगर उसके Yes. साथ हम गलत कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं। यस, तो वो पेशेंस भी आपको रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और ध्यान में रखें कि कई लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं ब्रेकअप के बाद में, और उस ब्रेकअप से कोप अप करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं, दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं, और कई लोग सुसाइडल भी होते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते थे, अगर उसके साथ में ब्रेकअप हुआ तो आप ये सोचें कि आपको जल्दी पता चल गया। सोच के देखें, अगर आपकी शादी होती, आपके बच्चे हो जाते और फिर आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति के साथ मुझे नहीं रहना है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स हो सकती थी, और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। दूसरी चीज़, आप जिससे प्यार करते थे वो एक हिस्सा है आपकी लाइफ का। आप इस दुनिया में जब पैदा हुए तो आप सिर्फ इसलिए नहीं पैदा हुए थे कि एक व्यक्ति से प्यार करें और उससे शादी करें और उसके साथ बच्चे पैदा करें। Exactly. आपकी लाइफ का पर्पस कुछ बड़ा है। आपकी लाइफ का पर्पस है कि अगर आप इस दुनिया में आएँ तो आप जाने से पहले क्या छोड़ के जाएंगे इस दुनिया के लिए, क्या करके जाएंगे अपने माता पिता के लिए, बाकी रिश्तेदारों के लिए क्या करेंगे, बाकी ह्यूमैनिटी के लिए क्या करेंगे, आपका हिस्सा क्या रहेगा इस प्लेनेट पे, व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन ऑन दिस प्लेनेट। ये प्लेनेट आप नहीं आए थे तब भी चल रहा था, लेकिन आपके आने के बाद कुछ तो आप छोटा ऐसा कंट्रीब्यूशन करें जिससे कि कुछ वैल्यू एडिशन हो। आपका एग्जिस्टेंस और आपका लाइफ पर्पस सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ ना रखें। ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप उसको ले लें। एग्जिस्टेंस बड़ा है आपका, और बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैंने तो कई लोग देखे जो ब्रेकअप को ही, ये जो दर्द है, इसी दर्द को कई लोग तो कलम में उतारने लगते हैं, कई लोग शायर बन जाते हैं, कई लोग पोइट्री करते हैं, कई लोग म्यूज़िक करते हैं, कई लोग किताब लिखते हैं। मेरे एक जानकार हैं, सुदीप नागरकर करके हैं, बहुत अच्छे बड़े नॉवलिस्ट हैं, जाने माने नॉवलिस्ट हैं इंडिया के। मिलियंस ऑफ कॉपीज़ उनकी बिकती हैं। क्रॉसवर्ड में आप देखोगे सुदीप नागरकर में, उसमें हमेशा दिख जाएंगे आपको। वो ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपना पहला किताब लिखा और वो किताब बिल्कुल हिट हो गई। तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, दे यूज़ ब्रेकअप आपको और सक्सेस देगा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस के लिए ब्रेकअप कर लो, ठीक है। सो इट जस्ट दैट हाउ यू कोप अप विद इट, आप उसे कितना क्रिएटिवली यूज़ कर रहे हो वो आपको देखना है। दैट्स अ वेरी वेरी नाइस मैसेज टू आवर ऑडियंस कि कैसे हम ब्रेकअप को पॉजिटिवली भी लें, उससे सीखें भी, उससे कुछ समझें एंड अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ऐसा ट्रैजिक इंसिडेंट हो भी गया है तो। जी, तो इस एपिसोड को अगर मैं सम अप करना चाहूँ ना सर, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड टू एवरीबडी। अगर कोई देखना चाहे, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इस एपिसोड में है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड to anxiety, to panic attack, to breakups and everything that we have discussed till now. It's a complete holistic episode जो हर किसी को देखना चाहिए. Thank you. And thank you so much Dr. YSR for being with us, for being on Nama Talks and sharing your valuable knowledge with us. Thank you. And thank you so much audience जो हमारे साथ end तक ये episode देखते रहे. So if you like this episode, make sure you share this with your friends and family and channel को subscribe करिए. Leave your comments what you think about this, what you if you have any other questions, and we'll make sure कि हम अगर आपके comments आए तो हम सर को दोबारा हमारे episode पे लाएंगे and we'll come back for part 2. So keep watching Nama Talks every Friday 9 PM. Thank you. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, ले जा कुछ राज